कहा जाता है जो एवरी 9 वुमेन 1 माइट बी सफरिंग इन ब्रेस्ट कैंसर। ये जो अवेयरनेस है इसका यही मेन मुद्दा है जो अगर बीमारी है तो उसे दिखाना है, क्योंकि ये क्यूरेबल डिजीज़ है। तो क्या हो सकता है इसका? क्या आपने जैसे बताया कि लाइक अल्कोहल कंजप्शन या फिर ओबेसिटी, ये सब कारण भी है इसका, राइट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक महिलाएं घर में कर सकती है, अपने मिरर के सामने खड़े होकर अगर भी उनको खुद लगे जो नहीं मेरे अगले या फिर 2 महीने पहले ये गांठ तो मेरे ब्रेस्ट में नहीं था, तो फिर ये आया सेल्फ एग्जामिनेशन एंड साल में एक बार मैमोग्राफी। नॉर्मली जो महिलाएं भी होती हैं, बिकॉज वो ट्यूमर और गांठ जो होता है ब्रेस्ट में वो दर्द नहीं करता है, तो ऐसा मान लेते हैं वो जो शायद ये खराब नहीं है, पर एक्चुअली उल्टा है। होप है तभी तो हील है। दिस पावरफुल लाइन्स लीड दिस कन्वर्सेशन एग्जैक्टली। हेलो एंड वेलकम टू खबर समय पॉडकास्ट एपिसोड, अ न्यू पॉडकास्ट एपिसोड, जहां पर आज हम बहुत ही विशेष और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे, यानी कि बहुत ही एक आप कह सकते हो कि ऐसा टॉपिक जो कि न जाने कितनी महिलाएं इससे अछूते हैं, न जाने कितनी महिलाओं को इसके बारे में पता ही नहीं है। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो पर मौजूद है डॉक्टर विशाल मुखर्जी, होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जटियाकाली, फुलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। सर आज आप सभी के बीच मौजूद है। आज की जो टॉपिक होने वाली है दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर का यह महीना बहुत ही खास है, क्योंकि इस महीने के दौरान तमाम जगहों पर वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस जो है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर फैलाई जाती है। और अगर बात करें होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल के बारे में, तो ये हमारे पूरे इस क्षेत्र का, इस पूरे रीजन का एक वेल नोन हॉस्पिटल है, एक रिसर्च सेंटर है, जो कि अपने एडवांस कैंसर केयर, एक्सपर्ट टीम ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट और कंपैशनेट हीलिंग एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। और जैसे इसका नाम है होप एंड हील, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि अगर उम्मीद है वहीं पर है सही उपचार। बिल्कुल, हम डॉक्टर से मुलाकात करवाते हैं। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। नमस्ते सर, जिसके लिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, कहते हैं कि एक घर की महिला अगर स्वस्थ है, यानी कि वो अगर हेल्दी है, तो पूरा घर बहुत ही खुशहाल है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य बीमार पड़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे टेंशन हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये धीरे धीरे फैल रहा है, लोगों में फैल रहा है नहीं बल्कि ये जो डिजीज़ है बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है लोगों में, तो व्हाट इज़ दिस ब्रेस्ट कैंसर? किस तरीके से आप इसको सिग्निफाई करना चाहेंगे? देखिए, ये ब्रेस्ट कैंसर लास्ट 15-20 सालों में हमारे पूरे इंडिया में ही ये वुमेन में नंबर 1 कैंसर बन चुका है। ओके। जो आज से 20-25 साल पहले दूसरे कैंसर वुमेन्स में कॉमन हुआ करते थे, पर अभी ये बहुत ही कॉमन कैंसर है। ऐसा कहा जाता है जो एवरी 9 वुमेन 1 माइट बी सफरिंग इन ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इतना ही कॉमन है, हर 9 महिला में कोई एक ना एक में ब्रेस्ट कैंसर है। और हमारे अभी भी आफ्टर ऑल ये डेवलपमेंट सबके बाद भी अभी भी हम ऐसा पेशेंट पाते हैं जो महिलाएं घर में रहती हैं, वो ब्रेस्ट ट्यूमर या कुछ अपने स्तन में खुद से पता चलने के बाद भी डॉक्टर के पास या फिर घर में भी किसी को बताने में पहले झिझक करती है, और जब तक वो घर में लोगों को बताती है तब तक बीमारी कुछ आगे काफ़ी देर हो जाती है। तो ये और ये जब हम जब पेशेंट देखते हैं तो हम घर वाले से पूछते हैं जो उनका बेटा आया है या बेटी आई है, जो आप लोग इतने दिन बाद क्यों आए हो हमारे पास, मतलब ये तो आपको 2 महीना पहले, तो बोला उन्होंने तो किसी को बताया ही नहीं। तो अभी भी ऐसा नहीं है जो हम लोग ये जो घर की जो महिलाएं हैं वो फुल इसको बताती हैं। तो ये जो अवेयरनेस है इसका यही मेन मुद्दा है जो अगर बीमारी है तो उसे दिखाना है, क्योंकि ये क्यूरेबल डिजीज़ है। जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं, मलेरिया, टाइफाइड, जिस तरह हम कुछ दवाई लेते हैं 7 दिन 14 दिन या फिर इनमें हो सकता है कुछ महीना, पर ये एकदम क्यूरेबल है। तो इसमें आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है जो इसे छिपा के रखना है। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि जो कैंसर महिलाओं में देखा जाता है, ज़्यादातर केसेस ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं, राइट? सो जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी महिलाएं इससे झिझकती है, इनफैक्ट अपने घर वालों को भी नहीं बताना चाहती, अपने जो पार्टनर है उनको भी नहीं बताना चाहती है। जो भी महिलाएं ये वीडियो सुन रही है उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव,
इसीलिए होने वाला है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपने कोई भी अगर थोड़ा सा गांठ महसूस कर रहे हैं या फिर पेन महसूस कर रहे हैं तो अभी हाई टाइम है, आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे शहर के होप एंड हील कैंसर एंड रिसर्च सेंटर जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से उम्दा जो चिकित्सा व्यवस्था है वो आप सभी को सुलभ व्यवस्था जो है वो आप सभी के सामने लेकर आ रहा है। सर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात हो रहा था, तो ब्रेस्ट कैंसर पर्टिकुलरली क्यों होता है, व्हाई दिस कॉज क्या है इसका, देखिए, क्या इसका लगता है? अगर हम लोग ये जो रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं हम लोग किस कारण से ये ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग मेनली 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, एक तो होता है आपका फैमिली रीज़न, मतलब जो महिलाओं को जेनेटिकली मिला है अपने मम्मी से, पापा से या फिर दादी से, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरा, उसमें भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। दूसरे जो है वो कुछ लाइफस्टाइल्स हैं, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ओबिसिटी है, और ये सब एक रिस्क फैक्टर। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है हार्मोनल रिस्क फैक्टर्स। हार्मोनल रिस्क फैक्टर्स में जैसे बहुत ये जो मेंसेस स्टार्ट होते हैं, किसी में नॉर्मली 10 to 12 ईयर्स नॉर्मल एज होता है मेंसेस स्टार्ट होने का, किसी को बिलो 8 ईयर्स, बिलो अभी बहुत कॉमन ये देखने को मिल रहा है जो बहुत अर्ली मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। एक और प्रॉब्लम अभी ज़्यादा राइज हो रहा है, दैट इज़ पीसीओडी और पीसीओएस। तो क्या ये भी एक रिस्क फैक्टर? पीसीओडी डायरेक्टली ओवर ब्रेस्ट कैंसर में रिस्क फैक्टर नहीं है, पर ये जो अर्ली मेंसेस स्टार्ट होना या कभी कभी मेंसेस में नॉर्मली बंद होने का टाइम हमारे भारतीय महिलाओं में 44 से 44 टू 49 एज है, पर कभी कभी देखा जाता है 55, 60, ये एक है। मतलब मेनोपॉज का टाइम ज़्यादा, हाँ, जो पीरियड वाला टाइम होता है वो अगर लंबा रहा तो रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है सो है लेट चाइल्ड। अगर फर्स्ट बेबी किसी महिला का आफ्टर 30 ईयर्स होता है, जो अभी बहुत कॉमन भी हो गया है ड्यू टू लाइफ एंड वर्क और ये बैलेंस के लिए, पर दैट इज़ एन वेरी एस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर फॉर। दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है अगर कोई महिलाएं 30 के बाद अपनी जो लाइक चाइल्ड लेना है, कंसीव करना है, तो ये एक रिस्क फैक्टर, इट कैन बी अ रिस्क फैक्टर, राइट? हाँ, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर ऑफ मतलब कितने एज में उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ। और ऐसा देखा गया है जो लोग 21, 22 या 23 में होते हैं और फर्स्ट चाइल्ड होता है, और जिनका 33, 34, 35 में होता है, तो देखा गया है जो एजेड वाले हैं उनमें डबल इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है एज कम्पेयर टू वन हु इज़ मतलब फर्स्ट चाइल्ड 22 मतलब अर्ली एज में। और एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग भी ऐसा कहा जाता है, इफ़ यू लाइक मदर्स जो माएँ हैं वो अगर अपने बच्चे को स्तन का दूध पिलाती हैं लगभग 6 महीना, तो अभी कंपलसरी है, उसके बाद भी अगर 1.5 साल 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव। तो वो ऐसा प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये जो एक्चुअली जो पुराने जो चीज़ें थी जैसा वो ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब ये दीज आर द प्रोटेक्टिव थिंग्स। अब जितना हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जीवन थोड़ा वेस्टर्न होता जा रहा है तो इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मतलब रिस्क भी बढ़ता जा रहा है, राइट? हाँ। तो देखिए सर ने बहुत अच्छी चीज़ ये कही कि पहले ऐसा कहा जाता था कि बच्चा जितना देर तक ब्रेस्ट फीडिंग माँ कराती है वो माँ के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो देखिए जितना देर जाता है, वर्किंग मदर होने के चलते कई बार ऐसा हो जाता है कि मॉम को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, या फिर धीरे धीरे बच्चा जो है, या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती है जो मदर है, या फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये एक ब्रेस्ट कैंसर की तरफ भी एक इशारा हो सकता है ये, राइट? हाँ, तो ओके, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाना इज प्रोटेक्टिव एग्जैक्टली। तो देखिए लगातार हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सर, हम लोगों ने बात किया कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर है इसके, लेकिन अगर बात करें ना कि अभी स्क्रीनिंग, इससे बचाव क्या है, क्या तरीके से क्या कहा जाता है कि अर्ली डिटेक्शन होने से, और आपने ये भी कहा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो क्योरेबल है, जैसे नॉर्मल डिजीजेस होते हैं वैसे ब्रेस्ट कैंसर भी क्योरेबल है। कोई ट्यूमर से अगर डायग्नोस हो गया है तो वो देखा जाता है पहले कि वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। तो क्या लाइक इसका भी कोई डायग्नोस वगैरह है फर्स्ट पहले अर्ली तो स्टेज में? स्क्रीनिंग के लिए जैसा नॉर्मल जो लोग नॉर्मल रिस्क महिलाएं हैं उनको कहा जाता है जो फ्रॉम द एज ऑफ 40 ईयर्स 40 साल के बाद एक मैमोग्राफी टेस्ट
टेस्ट होता है वो Okay, चीज़ okay. जस्ट लाइक एक्सरे, एकदम लो डोज, ऐसा नहीं है जो मैमोग्राफी करवाने से बाद में उस रेडिएशन से कुछ खराबी होता है, ऐसा भी किसी लोगों का मानना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फ्रॉम द एज ऑफ 40 ईयर्स साल में एक बार मैमोग्राफी करवाना ही एकमात्र स्क्रीनिंग है। इसके सिवाय और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक महिलाएं घर में कर सकती हैं, वो मंथली करवाना चाहिए, वो है अपने खुद को ब्रेस्ट को एग्जामिन करना दोनों तरफ। मतलब अपने मिरर के सामने खड़े होकर अगर भी उनको खुद लगे जो नहीं मेरे अगले या फिर 2 महीने पहले ये गांठ तो मेरे ब्रेस्ट में नहीं था तो फिर ये आया, तो ये अगर आपको पता चलता है तो आपको ज़रूर मतलब सेल्फ एग्जामिन पहले कर लेना है। सेल्फ एग्जामिनेशन एंड साल में एक बार मैमोग्राफी फ्रॉम द एज ऑफ 40 ईयर्स, ये एक्चुअली द स्क्रीनिंग है। और नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर हमारे इंडिया में 40 उस अराउंड 40 के बाद ही ये होता है, तो स्क्रीनिंग के लिए टाइम भी 40 के बाद ही स्टार्ट लेकिन होता सर अब देखा गया है ना कि हम लोग के पास भी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स आते हैं कि लाइक यंगस्टर्स को भी हो रही है। इनफैक्ट जो लोग ऐसा है कि 25, 30, 35, 40 इस एज में भी लोगों को हो जा रही है। तो क्या हो सकता है इसका? क्या आपने जैसे बताया कि लाइक अल्कोहल कंजप्शन या फिर ओबेसिटी, ये सब कारण भी है इसका, राइट? लाइफस्टाइल इज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट Right. कैंसर में। उसमें ओबिसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब रिस्क फैक्टर्स है। और एक्चुअली अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर का जो एवरेज एज बोला जाता है वो 45 to 55 है। Yes. बट हमारे कंट्री में ये एज थोड़ा अर्ली है। सर क्यों सर, मैं आपसे इसका जानना वही है, चाहूँ। मतलब मेनली जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जिस जेनेटिक मेकअप से हम भारतीय लोग आए हैं, वहाँ पे द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो थोड़ा अर्ली एज में डायग्नोसिस होता है। हो सकता है ऐसे भी कई फैमिली हैं जहाँ पे, जैसा मैं बोल रहा था, जो कुछ फैमिली के भी रीज़न है, ऐसा देखा गया है जो दादी में या फिर किसी के मम्मी मौसी ये लोग सब रिलेटिव्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस होते हैं, तब फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको थोड़ा सतर्क हो रहना सकता है और जल्दी ऑन्कोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट में आके ये मैमोग्राफी स्क्रीनिंग वगैरह सही एज से स्टार्ट करवाना है। क्योंकि अगर जेनेटिकली आप कोई डिजीज़ कैरी कर रहे हैं तो फिर यू आर एट इंक्रीज्ड रिस्क। ओके, तो लाइक आपने बताया स्क्रीनिंग के जो मेथड्स हैं उसमें फर्स्ट है सेल्फ एग्जामिनेशन, कि आप खुद आईने के सामने जाइए, आप देखिए, खुद एग्जामिन करिए कि कहीं पे आपको गांठ महसूस हो रहा है, कहीं पे आपको पेन महसूस हो रहा है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं लम्फ वगैरह आ गए हैं, तो आपको डॉक्टर से जल्द सलाह लेना चाहिए। इसके अलावा भी मैमोग्राफी के बारे में सर ने बताया, जो कि सर इसकी कॉस्टिंग वगैरह भी हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है, राइट? और एक चीज़ मैं बहुत मतलब ज़रूरी बताना चाहता हूँ, जी। जो नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्यूमर होता है दोज आर पेनलेस। तो नॉर्मली जो महिलाएं भी होती हैं, बिकॉज वो ट्यूमर और गांठ जो होता है ब्रेस्ट में वो दर्द नहीं करता है, अच्छा। तो ऐसा मान लेते हैं वो जो शायद ये खराब नहीं है, पर एक्चुअली उल्टा है। जो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेनलेस वाले ट्यूमर्स होते हैं, दोज आर मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग इनटू ब्रेस्ट कैंसर। तो ये भी एक कारण है जो हमारे पास पेशेंट लेट से आते हैं। तो जो ब्रेस्ट पेन वगैरह होते हैं, पेन इज़ यूजुअली अ लेस कॉमन सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। पेनलेस लंप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दर्द नहीं है, आपको गांठ मिल रहा है, तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर को दिखाइए। ओके सर, लाइक अभी आपने एक और चीज़ का जिक्र किया, दैट इज़ पेनलेस होता है वो, तो क्या ये लाइक सारे जो भी ट्यूमर होते हैं या फिर जो भी लम्स ऐसे होते हैं, क्या सभी कैंसरस के सेगमेंट में आ जाएंगे, या फिर काफ़ी बार ऐसे लोगों का सवाल भी रहता है कि मुझे लम्फ या फिर गांठ जो है वो महसूस हुआ है, तो क्या वो कैंसरस उसको मान लेते हैं? काफ़ी बार उनको एक मिथ ज़रूर से मन में बैठ जाता है हाँ, उनका। ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो चेकअप के लिए, जो ये गांठ मेरा बहुत दिन से है। देखिए नॉर्मल तो ऐसा नहीं होता, जो वेरी फ्यू लम्प्स आर कैंसरस, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादातर तो नॉन कैंसरस ही होते हैं। पर अगर कोई पेनलेस लंप आपके शरीर में है तो फिर एक बार चेकअप करवा लेना ज़रूरी है। बिकॉज ये इंसिडेंस अभी हमारे देश में इतना कॉमन हो गया है, जो हमें एक बार तो पता नहीं क्या हम वो बीमारी अपने अंदर उभर रहा है, इसलिए चेकअप करवा लेना तो जरूर। बिल्कुल। ऐसा आपने यहाँ पे जेनेटिक के बारे में भी जिक्र किया था, तो सर फैमिली हिस्ट्री किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल ब्रेस्ट कैंसर के मुद्दे पर खड़ा हो सकता है? देखिए, एक तो है जो जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे ऊपर के कुछ जनरेशन्स है, हमारे नीचे के कुछ जनरेशन्स है। जैसा जो बेटा बेटी, ये सब हमारे एक जनरेशन नीचे, मम्मी मौसी
और Grandparents वगैरह। ग्रैंड पेरेंट्स 2 जनरेशन ऊपर हो Okay. गए। और इधर पापा के साइड में अगर पापा की जो बहन है वो भी एक्चुअली आपकी फर्स्ट जनरेशन रिलेटिव्स है, Okay. क्योंकि दैट फॉल्स ऑन द सेम लाइन। Exactly. मम्मी लोग जिस लाइन में है, पापा जिस, उनके फैमिली भी उसी लाइन में है। हाँ। और ये भी एक मिथ है जो ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में होता है, हाँ। ये पुरुषों में भी देखा जाता है। अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर है ना। Okay. तो अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर के साथ एक जो जेनेटिक डिजीज़ बहुत कॉमनली मिलता है वो है ओवरी का कैंसर। सो अगर ओवरी का कैंसर भी घर में किसी को है तो हो सकता है आप वो जेनेटिक कैरी कर रहे हो और आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, क्योंकि जो जेनेटिक टेस्ट का हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग BRCA ऐसा कहते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन। तो वो अगर आप कैरी कर रहे हो तो किसी को ओवरी हो सकता है, किसी को ब्रेस्ट हो सकता है, किसी को दोनों हो सकता है। तो अगर फैमिली में फर्स्ट जनरेशन जैसा मैंने बताया या फिर 2 जनरेशन ऊपर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी थी तो ज़रूर चेकअप में रहना मतलब चाहिए। फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी, या फिर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, या फिर किसी को भी अगर ऐसा है तो ज़रूर से सर ने सलाह दिया है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर से, या फिर रेगुलर जो चेकअप है ईयरली होगा, जैसे आपने बताया मैमोग्राफी वगैरह, वैसा आपको कर लेना चाहिए, करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। सर लाइक एक और है कि कैन ब्रेस्ट बी प्रिजर्व्ड आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि नहीं अब आपको इसको कट डाउन करना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा, तो क्या इसमें क्या स्टैंड रखते हैं आप? देखिए, अभी ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट आया है उसमें आपको पूरे ब्रेस्ट को निकालना नहीं पड़ता है। हाँ। और मुझे ये खुशी हो रही है बोलने में, जो आज से 2 साल पहले जो मैं यहाँ पर ही ब्रेस्ट कैंसर के अगर मैं 10 पेशेंट देखता था तो 9 पेशेंट बोलते थे जो नहीं मुझे नहीं पूरा करना ही है। निकालना है। हाँ। और अभी 2 साल बाद आफ्टर, क्योंकि रिजल्ट्स दोनों का सेम है, अच्छा। तो वाई टू रिमूव द एंटायर ब्रेस्ट, क्योंकि फीमेल्स में अब जैसा हम लोग ने बातचीत किया जो ये अर्ली एज में 35, 36, 40 में, सो एक 40 एज ओल्ड या 35 ईयर्स ओल्ड एक वुमेन का आप Posture भी बिगड़ जाता है, आप बहुत एक कुछ। हाँ। ब्रेस्ट निकाल देते हैं तो फिर Exactly. सोशली, इमोशनली, Exactly, तो द फेमिनिस्टिक जो उनका ये उनमें Behavior, हाँ। बहुत ही उनमें बदलाव आता है। सो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का अभी में पूरा ब्रेस्ट निकालना नहीं है। हम लोग अभी मतलब 90% ऑफ द पेशेंट्स अभी हमारे ब्रेस्ट कंजर्व करके ही ट्रीटमेंट करवा तो रहे हैं। रिजल्ट बाकी दोनों का सेम ही है, एकदम राइट? सेम है, हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो शायद मुझे जानना चाहिए, आप सभी, हम सभी को जानना चाहिए कि हाँ, अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होता है तो भी आपके जो ब्रेस्ट है उसको सुरक्षित रखकर आपकी ट्रीटमेंट जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आज हमें पता चला। लाइक सर, एक और सवाल है कि व्हाट इज़ फ्रोजन सेक्शन? ये फ्रोजन सेक्शन है क्या? फ्रोजन सेक्शन एक बहुत ही मतलब एडवांस टेक्निक है, ये एक पैथोलॉजी का टेक्निक है। इसमें क्या होता है, जैसा मानिए एक ब्रेस्ट में एक ट्यूमर है, आपने ब्रेस्ट को निकाला, आप अगर इसको फ्रोजन सेक्शन में भेजते हैं तो विद इन 15 मिनट्स वहाँ से रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, आपने जो ट्यूमर निकाला है उसका मार्जिन वगैरह पूरा क्लियर है, इसका मतलब है ऑल द ब्रेस्ट ट्यूमर, जो खराब वाला ट्यूमर था वो पूरा निकल चुका है। तो ऑन द टेबल व्हेन द पेशेंट अभी भी बेहोश ही है, 10-15 मिनट में हमें पता चल जाता है यस द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये फ्रोजन सेक्शन, ये जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन का, प्रिजर्वेशन का हम लोगों ने बात किया, तो इसमें तो बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि जो ट्यूमर रहता है उसको हम लोग ब्रेस्ट को बचा के निकालते हैं, फिर हम लोग इसको फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं, तो वो 15 मिनट में बता देते हैं हाँ आपका पूरा ट्यूमर निकल चुका है, एंटायर ट्यूमर इज And you are आउट, safe, right? नो ट्यूमर इज इन द ब्रेस्ट। देन वी स्टार्ट टू रिकंस्ट्रक्ट। उसके बाद हम लोग 10-15 मिनट वेट करते हैं, दे गिव द रिपोर्ट। सो इट इज़ लाइक एक पैथोलॉजी रिपोर्ट आपको 15 मिनट में मिल जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हम कह सकते हैं कि हाईटेक होता जा रहा है, जितना दिन जा रहा है उतना ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो भी बहुत उन्नत होती जा रही है। और जब साथ हो होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल की तो क्या ही बात, आप ज़रूर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, इस बीच एक और टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो ये लाइक पहले ही लोगों को कहते हैं ना, कोई भी रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में कोई ट्रीटमेंट उनका चलता है तो पहले ही पूछते हैं कि अब क्या डॉक्टर ने बोला है, तो वो कहते हैं कि बायोप्सी। तो इसका क्या है, इसका मीन देखिए, क्या है? ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, अगर मानिए किसी का लेफ्ट साइड में होता है तो नॉर्मली ये फर्स्ट स्प्रेड करता है ये आर्म पिट में, एक्जिला के नीचे जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्रंथि होते हैं, उसमें ये स्प्रेड करता है। तो आज से 20 साल पहले क्या था, जो अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपको पूरा ब्रेस्ट निकालना है और एक्जिला के अंदर जितने ग्रंथि हैं सबको साफ करना है। अच्छा। ऐसा है। इसमें क्या डिसएडवांटेज है, जो ये पूरा ग्रंथि जब हम साफ करते हैं तब बहुत समय ये
जो लेफ्ट हैंड या फिर जिस तरफ का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ का हाथ फूल जाता है। अच्छा। इसको हम लोग लिम्फेडिमा कहते हैं। कभी कभी वहाँ पे पानी जम के रिपीटेड उस पानी को निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग सेरोमा कहते हैं। तो ये सेंटिनल एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो हम वो एक डाई होता है ICG, ये भी एक मशीन ही है। वो मशीन को हम लोग ट्यूमर के आसपास देते हैं और वो जाकर वो डाई ब्रेस्ट ट्यूमर से जाकर जिस ग्रंथि को में एक्जिला में वो डाई जाके पहुंचता है, हम सिर्फ उस ग्रंथि को काट के निकाल के भेजते हैं। वो अगर 3 ग्रंथि है तो वो 3 ग्रंथि को हम काट के निकाल के फ्रोजन सेक्शन के लिए फिर से भेजते हैं। अच्छा। अगर फ्रोजन सेक्शन में वो 15 मिनट बाद ऐसा बोलते हैं नहीं आपने जो 3 ग्रंथि भेजा है तीनों नेगेटिव है, तो फिर हमें बाकी ग्रंथियों का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। सो ये जो ये हाथ फूलना, ये पानी जमना, ये कॉम्प्लिकेशन से हम निकल जाते हैं। अगर वो 3 ग्रंथि वो फ्रोजन सेक्शन या सेंटिनल में पॉजिटिव आता है तब हम फुल ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मेजोरिटी ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में हम ये जो ग्रंथियों का निकालना है इसको अवॉइड करते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज। जो रिकवरी इज़ फास्ट, मतलब आप मंडे को ऑपरेशन हुआ, बुधवार को घर चले जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कैंसर हो कि आप हार के बैठे हुए हो। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई भी बीमारी हुआ है, यानी कि अगर कोई भी कैंसरस बड़ा सा बड़ा कोई भी डिजीज़ हो गया आपको, तो उस बीमारी से हारना नहीं है, आपको उसको हराना है। तो सर एक और सवाल है। ये कहा जाता है ना कि आफ्टर ट्रीटमेंट, चलो आपने बताया कि कुछ ही दिन में इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं, हमारे पास बहुत सारे उन्नत व्यवस्था है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे कहते हैं कि चलो मैं तो ठीक हो गया, मेरा तो अब डॉक्टर के पास फॉलोअप केयर की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉलोअप केयर आफ्टर ट्रीटमेंट? कभी भी उनका हो गया तो कैंसर पेशेंट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले 2 साल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर 3 महीने में, क्योंकि एक कैंसर में आप अगर हम लोग सभी जानते हैं अगर ट्यूमर को पूरा भी निकाल दिया जाता है पूरी तरह, फिर भी कैंसर बीमारियां वापस आती है। ठीक है, अभी तो इसके लिए फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है। हर ऑपरेशन या ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद हर 3 महीना में आपको आके डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है कुछ ब्लड टेस्ट करना है, जो ब्रेस्ट है जिसमें यहाँ पे आपका पहले ट्यूमर था उसको एक बार एग्जामिन करना है। ये हर 3 महीना में आपको करना है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 साल। जब 2 साल बीत जाता है उसके बाद हम लोग 6 महीना ऐसा बुलाते हैं, और 5 साल बाद नॉर्मली हम लोग 1 साल बाद बुलाते हैं, साल में एक बार। तो ये फॉलोअप क्या है? हाँ, ये फॉलोअप है। पहले 2 साल तक 3 महीना में बुलाते हैं, फिर 2 to 5 years 6 मंथली बुलाते हैं, और 5 साल के बाद साल में एक बार बुलाते हैं। ओके सर, अब काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे हमारे साथ, ऐसे भी लोग जुड़े होंगे जो ये सोचते हैं जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, वो अभी ठीक है, लेकिन किस तरीके से अपने लाइफ को आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट लीड किया जा सकता है, किस तरीके से एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जो शायद पहले वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करते थे बट नाउ दे नीड टू डू इट। सो क्या किस तरीके से? देखिए, मतलब कैंसर सर्वाइवर, ऐसा बोला जाता है ये कैंसर सर्वाइवर है। मतलब कैंसर वाज सच इतनी डेडली डिजीज़ माना जाता था, जो somebody has won over cancer, somebody has defeated कैंसर सर्वाइवर, ऐसा हम लोग, क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर के नंबर बहुत कम थे सोसाइटी में। ग्रेजुअली ये ट्रीटमेंट, सर्जरी हो या फिर केमोथेरेपी हो, रेडिएशन थेरेपी हो, और रेडिएशन केमो में हर दिन ही नए नए मशीन्स आ रहे हैं जिसमें ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह एकदम कम होते जा रहे हैं। तो ये इन सब के बाद अभी आई थिंक कैंसर सर्वाइवर से ज़्यादा कैंसर क्योर्ड, मतलब कैंसर से मैं ठीक हो चुका हूँ, इसकी संख्याएं बहुत ज़्यादा है। और उनके बाद भी वो, जैसे मैंने बताया, अगर आप ब्रेस्ट बचा के ऑपरेशन कर सकते हैं तो इवन कोई भी ऑफिस में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, तो योर लाइफ आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर इज़ जस्ट लाइक व्हाट इट वाज बिफोर। आप पहले जैसा थे आप वैसे ही काम कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जो कोई दवाई आपको वीक कर देगा, कोई दवाई आपको ये कर देगा। सो मतलब विदिन 1-2 years हम देखते हैं पेशेंट आते हैं तो वो ऐसा बताते हैं मतलब हम अभी पहले जैसा सब कुछ कर, मैंने आगे मतो नहीं सब कुछ खुश होके ऐसा बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर
बनना डॉक्टर में लगातार हम देखते हैं कि एक डॉक्टर की लाइफ में ना बहुत सारे डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं और हर एक पेशेंट के अलग अलग केसेस होते हैं, उनसे डील करना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जैसे सर ने बताया कि जब एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है कि हाँ मैं अपना लाइफ को फिर से वैसे ही नॉर्मल तरीके से लीड कर रहा हूँ, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। सर लाइक अब हम होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी है, तो किस तरीके से हम काफ़ी बार देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी ये मिथ है कि कैंसर हो गया है, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कराना है, बाहर जाना है, चलो कहीं बाहर लेकर चलते हैं, यानी कि सिलीगुड़ी से आउट ऑफ स्टेशन। उसमें पहली बात आने जाने का खर्चा उनका होता है, रहने का एकोमोडेशन का खर्चा उनका हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे, एक तो ऑलरेडी वो ट्रॉमा से गुजरते हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ पर भी उनका असर पड़ता है। लेकिन जब होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल है तो टेंशन किस बात की, मैं ज़रूर से चाहूँगी कि एक बार आप यहाँ पर क्या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। देखिए, इसमें 3 मेन पार्ट होता है इस कैंसर ट्रीटमेंट का। एक होता है सर्जरी, एक होता है रेडिएशन और एक होता है कीमो। सर्जरी में जो मेरा ब्रांच है उसमें मैं जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, जो ऑपरेशन में इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, और जैसा सेंटिनल लिम्फ नोड, ये सब मशीन ओरिएंटेड है। सेंटिनल लिम्फ नोड में एक आईसीजी डाई होता है, जिसका एक आईसीजी मशीन होता है। हम उसको ट्यूमर में देखते हैं तो वो मशीन में दिखता है जो इट इज़ द ट्यूमर सेल्स कैसे ट्रैवल करके एक नोड में जाके गिरता है। ऊपर से बड़े बड़े, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर क्यों, जो गैस्ट्रो कैंसर्स होते हैं, जो गायनी कैंसर्स होते हैं, उसमें भी ऑपरेशन के लिए जो जो एनर्जी डिवाइस, लैप्रोस्कोपी, जो जो भी ज़रूरत होता है, यहाँ पे वो सब फैसिलिटी है जो आपको बॉम्बे, हैदराबाद या चेन्नई में मिलेगा। अच्छा। ऐसा, मतलब ऐसा मैं बता सकता हूँ आपको। रोबोटिक्स कमिंग अप, बट That's रोबोटिक्स great. के छोड़कर बाकी चीज़ें तो पूरी अवेलेबल है। और रोबोटिक्स इन कैंसर इज स्टिल ऑन नॉट क्वाइट एस्टेब्लिश्ड। सो बाकी सब चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल। रेडिएशन में हमारे पास जो मशीन है, जो हेल्सियन, वो बहुत ही एडवांस्ड मशीन है। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब अगर आप किसी एरिया को रेडिएट कर रहे हो तो डिपेंड करता है जो आसपास का एरिया भी क्या रेडिएट हो जा रहा है। अगर आप कोई एक जगह को लोकेट करके रेडिएट करो तो वो आसपास का एरिया अगर रेडिएट हो रहा है तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अभी जो ये एडवांस मशीन है, इसमें डायरेक्टली सिर्फ वो जो कैंसरस ट्यूमर वाला या फिर जहाँ पे हम रेडिएशन देना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग 3D, मतलब हर तरह से हम लोग उस जगह को लोकलाइज करके सिर्फ वहीं पर रेडिएशन गिरता है और बाकी जगह पे नहीं गिरता है, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। और जो केमोथेरेपी है उसमें हम लोग पहले केमोथेरेपी, अभी इम्यूनोथेरेपी आ गया है। अभी इम्यूनोथेरेपी भी बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं जो इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी हमें पूछते हैं, और इम्यूनोथेरेपी बहुत ही पेशेंट अभी ले रहे हैं और वो स्वस्थ भी हो रहे हैं, जो अभी केमोथेरेपी के बाद नेक्स्ट होता है। इम्यूनोथेरेपी में एक और अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे केमोथेरेपी के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। सो इम्यूनोथेरेपी इज़ वन थिंग विच इज़ लाइक आवर हॉस्पिटल इज़ डूइंग। रेडिएशन जैसा मैंने आपको कहा था। तो कैंसर व्हाट इज़, माने जो इंडिया में व्हाट एवर इज़ देयर अंडर द सन, वो सब एक्चुअली इस हॉस्पिटल में है। बिल्कुल। तो देखिए, होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हमारे सिलीगुड़ी शहर के बहुत ही करीब जटियाकाली फुलबाड़ी में ये सिचुएटेड है। फुलबाड़ी में जैसे आप जाएंगे, आप किसी से भी पूछे, इनफैक्ट इनका हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। आप कह सकते हो कि बहुत सारी बेड की सुविधा यहाँ पर दी गई है। टोटल ट्रीटमेंट, एडवांस केयर, सब कुछ इस हॉस्पिटल में होना संभव है। तो जो दर्शक अभी मुझे देख रहे हैं उनको फिर से बता दें कि आज का ये जो स्पेशल टॉपिक था, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस। अक्टूबर का महीना चल रहा है, बहुत सारे विभिन्न जगहों पर अवेयरनेस फैलाई जा रही है। सर, हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो भी मेरी क्वेरीज थी मैंने आपसे ज़रूर से पूछी। सर, इस बार का थीम भी बहुत विशेष रखा गया है। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अबाउट लाइक इस बार का जो थीम है, और क्या मैसेज आप तमाम लोगों तक पहुंचाना देखिए, चाहिए? इस बार उन्होंने जो अक्टूबर मंथ है, उन्होंने कहा है एवरी स्टोरी इज़ यूनिक, एवरी जर्नी इज़ एवरी जर्नी ऑफ एवरी पेशेंट इज़ यूनिक। सो वैसा ही है, मतलब कभी कभी हमको ऐसा लगता है जो अगर उस पेशेंट को, मेरे पड़ोसी किसी को कैंसर हुआ था तो वो पेशेंट तो अभी नहीं रहा, तो फिर शायद हम भी इसको ट्रीटमेंट करवा के, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि एवरी ह्यूमन बॉडी इज़ डिफरेंट जेनेटिकली। और अभी जो ये इम्यूनोथेरेपी आया है, ये भी जो टारगेटेड थेरेपी आए हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जैक्ट पता करते हैं जो क्या म्यूटेशन होकर ये बीमारी हुई है, हम लोग सिर्फ उस म्यूटेशन को ही टारगेट कर कर दवाई देते हैं। तो अभी वही कहा जाता है जिसको हम लोग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, जो अगर ए के लिए जो ट्रीटमेंट है, बी के लिए वो ट्रीटमेंट नहीं है, सी के लिए वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो दवाइयाँ भी उनका अलग है, डिपेंड करता है, दोनों का ही हो सकता है, एक ही कैंसर हो पर म्यूटेशन अलग हो।
तो उस हिसाब से हम लोग अभी एकदम स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा भी क्योर्ड ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स भी हमारे बहुत हैं, तो एवरी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को भी मैं आप लोग के थ्रू बताना चाहूँगा जो लीड अ हेल्दी लाइफ। और आप लोग भी जहाँ पर भी आप लोग हो, आपके आसपास जो पड़ोसी में जो है वहाँ पे, क्योंकि महिलाएं एक दूसरे महिलाओं को बता सकती हैं। जो मैं खुद ठीक हुई हूँ तो आप भी ठीक होगे, है ना। कभी कभी हम तो उससे आउटडोर भी में, हिम्मत कई हद हाँ, तक कभी बढ़ता कभी है। हमारे ऐसा भी चैम्बर में होता है, कोई आए, मैं हम लोगों को ये न्यूज़ बताना पड़ता है आपको कैंसर निकला है, वो रो पड़ती है। और उसके पहले वाला पेशेंट ही होता है जो 2 साल पहले क्योर होकर अभी चेकअप में है। तो कभी कभी हम उनसे भी उनको बातचीत करवाते हैं, तो उनको पता चलता है अच्छा उन क्योरेबल है। क्यूरेबल है, ये जी रही हैं, नॉर्मल है, तो मैं भी 3-4 महीने वाह, बाद दैट्स नॉर्मल हो ग्रेट। जाऊंगी, ऐसा है। तो देखिए पता नहीं बहुत सारी महिलाएं हमें सुन रही है, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं जिनके घर पे महिलाएं, जैसे सर ने बताया, ब्रेस्ट कैंसर ना एक ऐसी डिजीज़ है जो कि क्योरेबल है। टेंशन मत कीजिए और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करिए। आप जो भी चीज़ों से जूझ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ भी महसूस होता है, क्योंकि सब अगर आपके शरीर में कुछ भी हलचल होती है ना, सबसे पहले आपको ये पता चलता है। तो अर्ली डिटेक्शन ज़रूर से होना चाहिए, तो आपकी जो ट्रीटमेंट है उसमें कई हद तक आपको फ़ायदा मिल सकता है, कई हद तक आप स्वस्थ हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आप हमारे साथ थे। हम ज़रूर से चाहेंगे कि तमाम जिनको भी ऐसे डायग्नोस हुए हैं या फिर जो भी ऐसे सिम्टम से गुजर रहे हैं, आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप होप एंड कैंसर हॉस्पिटल जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैप्शन में दिया हुआ इनका कांटेक्ट नंबर है। आपको फिर से बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ डॉक्टर विशाल जुड़े हुए थे होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से, जटियाकाली फुलबाड़ी से, जो जिन्होंने आज अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर को लेकर तमाम जो भी डिटेल्स थी वो आप तक शेयर किए। और भी आगे के एपिसोड लेकर हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हर समय खबर समय, धन्यवाद। थैंक यू।